आप पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब धुंधला हो चुका है। चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा, एक अनजानी हलचल और कानों में बस एक ही आवाज, 200 साल पीछे चलो। एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई हॉर्न नहीं, कोई मोबाइल नहीं, न कोई शोर, न कोई भाग दौड़। बस हवा में घुली एक पुरानी सोंधी भारतीय मिट्टी की खुशबू, धरती पर फैली हरी घास, दूर तक फैले खेत और पगडंडी पर चलती एक बैलगाड़ी की मीठी सी छर्र छर्र आवाज। आप चौंक जाते हैं। आपके आसपास खड़े हैं नीम के पेड़, बबूल के पेड़ और उनके नीचे से गुजरती गाय बछड़ों की टोली। हवा में एक शांति है, एक ऐसा सुकून जो आपने आज की दुनिया में कभी महसूस नहीं किया। लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरी बेचैनी भी छुपी है, एक ऐसा इतिहास जो कमजोर होकर भी अंदर ही अंदर उबल रहा था। आप महसूस करते हैं कि आप 2025 में नहीं बल्कि 1800 के भारत में खड़े हैं। यह वह भारत है जो आज तक कैमरों में कैद नहीं हुआ, न कोई मोबाइल वीडियो, न कोई फोटो, न कोई रिकॉर्डिंग, जिसे हम केवल कल्पना, किस्सों और इतिहास की किताबों के सहारे समझते आए हैं। आपके कदमों के नीचे नरम मिट्टी है और आपके सामने फैला है एक ऐसा देश जो विशाल है, सुंदर है, धरती से गहराई से जुड़ा है, लेकिन उसी के साथ टूट भी रहा है, संघर्ष भी कर रहा है और बदल भी रहा है। दूर कहीं से एक ढोल की आवाज आती है, कहीं बैल के गले की घंटी बज रही है, कहीं बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं और कहीं किसान खेत जोत रहा है। आप यह सब देखकर समझ जाते हैं कि आप वाकई 200 साल पीछे आ चुके हैं, एक ऐसे युग में जहां हर धड़कन असली थी, हर संघर्ष असली था और हर खुशी भी असली थी। आपके सामने खड़ा है 200 साल पुराना, जीवंत, सांस लेता हुआ भारत। अब आपकी यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो आपको बताएगी कि उस समय भारत कैसा था, लोग कैसे रहते थे, कैसे हंसते थे, कैसे रोते थे और कैसे अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे इस धरती की आत्मा को बदल रहा था। अब आप 1800 के भारत में अपनी पहली सांस ले चुके हैं। 200 साल पुराना भारत आज जितना व्यवस्थित, आधुनिक और जुड़ा हुआ है, वैसा बिल्कुल नहीं था। देश छोटे छोटे हिस्सों में बंटा हुआ था, कहीं राजपूताना की रियासतें, कहीं मराठों का प्रभाव, कहीं सिख साम्राज्य, कहीं हैदराबाद के निजाम का शासन, और इन्हीं के बीच घुस चुका था एक तेजी से पैर पसारता हुआ दैत्य, ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, व्यापार करो, फिर कब्जा करो और फिर शासन करो। आप एक छोटे गांव के किनारे खड़े हैं, सामने फैले खेत, धान, बाजरा, गेहूं और बैलों के साथ मेहनत करते किसान। उनकी दुनिया बेहद सरल है और संघर्षों से भरी हुई भी। 1800 के भारत में खड़े हैं, एक ऐसी दुनिया जो आधुनिक भारत से बिल्कुल अलग है, शायद कुछ ज्यादा सच्ची और बहुत ज्यादा कठिन। गांव की मिट्टी की गलियों में हल्की हल्की धूल उड़ रही है। यह धूल परेशान नहीं करती, बल्कि यहां की जिंदगी का प्रतीक है। हर घर मिट्टी का है, दीवारें गोबर और मिट्टी के मिश्रण से पुती हुई, छतें सूखी घास या लकड़ियों से ढकी हुई। दूर से देखने पर पूरा गांव एक ही रंग में नजर आता है, मिट्टी का रंग। कुछ बच्चे आधे खुले दरवाजों से बाहर झांक रहे हैं। उनकी आंखों में आश्चर्य है, क्योंकि आपके जैसे कपड़े उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। 1800 के भारत में सुबह केवल सूरज नहीं जगाता था, यह गांव आवाजों से जगता था। मुर्गे की बांग, कुएं पर पानी भरती महिलाओं की बातें, दूध दुहती गायों की आवाजें, बैलों के गले में बंधी घंटियों की टन टन और दूर कहीं से आती आरती की धुन। इन सारी आवाजों को मिलाकर एक ऐसा संगीत बनता था जो गांव के हर इंसान को अपने दिन की शुरुआत करने के लिए नई ऊर्जा देता था। आप एक घर के पास रुकते हैं, दीवारें छूकर देखते हैं, वे ठंडी हैं। वह बुजुर्ग किसान मुस्कुराकर बताता है, बेटा, ये गोबर मिट्टी की लिपाई है, गर्मी में ठंडक रखती है, सर्दी में गर्मी और कीड़े मकोड़ों से भी बचाती है। घर के अंदर एक ही कमरा है, जिसमें लकड़ी का एक छोटा पलंग, एक चौकी और दीवार पर टंगी एक मिट्टी की हांडी है। कोई टीवी नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई बिजली नहीं, लेकिन उस कमरे की शांति आज की दुनिया के शोर से कहीं ज्यादा सुंदर है। एक महिला अपने चूल्हे पर साधारण नाश्ता बना रही है। लकड़ियों की महक, जलती आग की लपटें और उसके हाथों की गति, सभी मिलकर एक सुकून भरा दृश्य बनाते हैं। उस समय का खाना भले ही सरल था, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत बेहतर था। बाजरे या ज्वार की रोटी, दाल, प्याज, आचार और गुड़। यह भोजन महंगा नहीं था, लेकिन मेहनतकश लोगों की ऊर्जा इसी से निकलती थी। जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ता है, किसान अपने हल, बैलों और बीज की पोटली लेकर खेतों की ओर चल पड़ता है।
उस समय खेतों में न ट्रैक्टर थे, न मशीनें, न मोटर पंप। खेती बैलों से, सिंचाई कुओं से और खाद गाय भैंस के गोबर से। आप महसूस करते हैं कि खेती केवल काम नहीं, जीवन का आधार थी। अब आप गांव के कुएं पर पहुंचते हैं। कुएं के पास हमेशा चहल पहल रहती है। महिलाएं एक एक कर घड़े भर रही हैं। कोई हंसते हुए बात कर रही है तो कोई किसी त्योहार की योजना बना रही है। कुएं के पास की बातचीत वह न्यूज चैनल थी जहां गांव की हर खबर मिलती थी। एक बुजुर्ग महिला आपको देखकर कहती है, अरे बेटा, तुम कौन सा गांव से आए हो? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आप बस मुस्कुराकर रह जाते हैं। कुछ बच्चे नंगे पैर मिट्टी में खेल रहे हैं। कोई गिल्ली डंडा खेल रहा, कोई लकड़ी का छोटा सा खिलौना बना रहा, कोई गाय बछड़ों के पीछे भाग रहा और कुछ बच्चे तालाब में नहाने जा रहे हैं। इन बच्चों को नहीं पता मोबाइल क्या होता है, गेमिंग क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है। लेकिन उनकी हंसी आपको महसूस कराती है कि खुशी के लिए सिर्फ सादगी ही काफी होती है। हर गांव में छोटा सा बाजार होता था। हलवाई की दुकान, लोहार की भट्टी, कुम्हार की चाक, जुलाहे की चरखी। बाजार में इतनी खुशबू होती है कि आपकी सांसें भर जाती हैं। हलवाई कड़ाही में गर्म जलेबी उतार रहा है, बगल में मसालों की महक उड़ रही है। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और ताजा पिसा आटा। यह बाजार छोटा था लेकिन लोगों के दिलों को जोड़कर रखता था। शाम होते ही गांव की दुनिया बदल जाती है। सूरज ढलते ही अंधेरा तेजी से फैलता है, क्योंकि बिजली तो होती ही नहीं थी। घरों में तेल के दिए, मंदिरों में घी के दीपक और चौपाल में जलती लकड़ी। चांदनी में नहाया गांव एक जादुई दृश्य बन जाता है। पुरुष चौपाल में बैठकर लोकगीत गाते हैं, कहानियां सुनाते हैं और युवाओं को समझाते हैं कि यह गांव कैसे चलता है। यह वह रात है जहां हर कोई एक दूसरे के साथ बैठता है, क्योंकि तब अकेले रहने की कोई वजह नहीं थी। आप पूरा दिन घूमकर थक चुके हैं, लेकिन मन भरा हुआ है। आप महसूस करते हैं कि 200 साल पहले भारत का गांव सुंदर भी था, संघर्षों से भरा भी था, सादा भी था, लेकिन आत्मनिर्भर भी था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां लोग कम में खुश थे, तंगहाली में भी मुस्कुराते थे और मिलजुल कर जीते थे। यहीं से भारत की आत्मा जन्म लेती थी। 200 साल पहले भारतीय किसान बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा कंपनी सरकार के लगान में चला जाता था। अच्छे मौसम में भी आधा अनाज कर में जाता और बुरे मौसम में कर्ज बढ़ता ही जाता। साहूकार और कंपनी दोनों का दबाव। कई जगह किसान अपने ही खेत खो बैठते। अंग्रेजों की नकदी फसल नीति, नील, अफीम, कपास उगाने का जोर ने किसानों पर और भी बोझ बढ़ा दिया। यह दर्द धीमे धीमे एक क्रांति का बीज बो रहा था। भारत की पहचान इसके कारीगर थे। बुनकर, लोहार, कुम्हार, जुलाहे, सोनार, चर्मकार। उनके हाथों में जादू था। लेकिन मशीनों से बने अंग्रेजी माल के आने के बाद उनकी रोजी धीरे धीरे छिनने लगी। एक बुनकर की कहानी सोचिए, जो हर दिन 10 घंटे मेहनत करके सुंदर कपड़ा बनाता है, लेकिन अंग्रेजी मिल में बना कपड़ा उसे आधे दाम पर बिक जाता है। उसकी कला सुंदर थी, लेकिन बाजार उसके खिलाफ था। गांवों की सादगी के उलट बड़े शहरों में तस्वीर बिल्कुल अलग थी। कलकत्ता कंपनी की राजधानी, अंग्रेज अफसरों का ठिकाना, ऊंचे ऊंचे बंगलों की कतार, ट्रेडिंग कंपनियों के ऑफिस, घोड़ों पर गश्त लगाते पुलिस वाले। मुंबई अभी पूरी तरह विकसित नहीं था, मगर इसका बंदरगाह तेजी से फल फूल रहा था। मछुआरों की कॉलोनियां और अंग्रेजी गोदाम एक ही तट पर खड़े दिखाई देते। मद्रास दक्षिण भारत का एक बड़ा प्रशासनिक केंद्र। अंग्रेजी सैनिक छावनियां, अदालतें और व्यापारियों के दफ्तर। शहरों में अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी फैशन धीरे धीरे भारतीय समाज में घुलने लगा था। अंग्रेजों के शासन ने लोगों के जीवन को भले कठिन कर दिया हो, लेकिन भारत की संस्कृति उस समय भी उतनी ही समृद्ध थी। मंदिरों की घंटियां, मस्जिदों से आती अजान, गुरुद्वारों में सेवा, चर्चों की घंटियां, सब एक ही देश में अपनी अपनी धुनें बजा रहे थे। त्योहार होली, रंगों की बारिश, दिवाली, दियों से जगमगाती गलियां, ईद, मेले, सेवई और मिलन, बैसाखी, फसल की खुशी, पोंगल, कृतज्ञता का त्योहार, दुर्गा पूजा, उगाड़ी, ओणम, लोहड़ी। हर माहौल में एक अलग रंग, लोकगीत, नृत्य, कला। ये सब उस समय की सारी कठिनाइयों के बीच लोगों के जीवन में खुशी भरते थे। महिलाओं का संसार आज से कई गुना अधिक सीमित था। कम उम्र में विवाह, घर की जिम्मेदारी, परिवार की इज्जत सम्मान, बेहद कम शिक्षित, पर्दा प्रथा कई जगह चलन में, मगर साथ ही घर की असली शक्ति भी वही थी। पानी लाना, चूल्हा जलाना,
रोटियां सेंकना, कपड़े काटना और जरूरत पड़ने पर खेतों में मदद करना। उनकी दिनचर्या बेहद कठिन थी, लेकिन उसी युग में कुछ जगह स्त्री शिक्षा और सुधार की शुरुआत भी हो चुकी थी। जैसे राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सती प्रथा, बाल विवाह और शिक्षा पर काम कर रहे थे। 200 साल पहले भारत शांत नहीं था। यह वह समय था जब हर ओर एक चिंगारी उठ रही थी। दक्षिण में पोलीगर विद्रोह, बंगाल में संथाल और चुआर विद्रोह, पंजाब में सिखों का संघर्ष, महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थानीय क्रांतियां, जंगलों में आदिवासियों का विरोध, कई सैनिक भी असंतुष्ट। कंपनी समझ नहीं पा रही थी कि भारत को दबाना आसान नहीं होगा। यही चिंगारी आगे चलकर 1857 की क्रांति की अग्नि बनती है। यदि आप 200 साल पुराने भारत को एक ही वाक्य में समझना चाहें तो वह यह होगा: भारत संघर्षों से भरा था, लेकिन संस्कृतियों से और भी ज्यादा समृद्ध था। गरीबी थी, दमन था, परंपराएं थीं, गर्व था और स्वतंत्रता की आग धीरे धीरे जल रही थी। आप फिर एक बार आंखें बंद करते हैं और वापस आज की दुनिया में लौट आते हैं, पर पीछे छूट जाता है वह भारत जिसे न कैमरे ने कैद किया, न रिकॉर्डिंग ने, बस इतिहास के पन्नों में और लाखों दिलों की यादों में बसा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।